नमस्कार बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के मोमेंट्स बुक के चौथे चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। बच्चों, ये कहानी जो है बहुत ही मनोरंजक कहानी है और ज्ञान से भरी हुई ये कहानी है। मैं उम्मीद करूँगा कि यह स्टोरी आप सबों को बहुत पसंद आएगा, है ना? तो आइए देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी का समरी क्या है, सार क्या है, जिसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है? कहा जाता है ना, जैसे सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड की ओर चलते हैं। यहाँ आप जैसा देख पा रहे होंगे कि लिख रहा है कि इट इज़ बिलीव दैट, मतलब ऐसा विश्वास किया जाता है कि फूल्स आर सो डेंजरस, कि मूर्ख जो होते हैं ना वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, और इन मूर्खों से केवल कौन मैनेज कर सकता है, बच सकता है, तो केवल वाइज पीपल ही बच सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी में मूर्ख कौन है एंड व्हाट हैपेंस टू देम, और उनके साथ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट कहानी को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्टोरी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो आइए स्टोरी को देखते हैं। लिख रहा है ना कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब कि मूर्खों के राज्य में बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वेयर इडियट्स, कि राजा और उसके मंत्री जो थे सभी के सभी कैसे थे, इडियट्स थे, यानी कि मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, और वे अपने राज्य में चीज़ों को वैसा नहीं रखना चाहते थे जैसा कि अन्य राज्यों में होती है। यानी अपने राज्य का जो विधि व्यवस्था थी वो अन्य राज्यों की तुलना में वो उसको समथिंग डिफरेंट रखना चाहता है ना। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसी वजह से वे लोग डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, कि वे नाइट को डे के रूप में कन्वर्ट कर देंगे और डे को नाइट के रूप में। मतलब जो काम रात में किया जाता है उन कामों को दिन में किया जाएगा, और दिन वाले जो काम है उसको कब किया जाएगा, रात में किया जाएगा। यानी पूरे सिस्टम को ही इसने क्या कर दिया, उलट कर रख दिया। ओके, दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट, मतलब उसने राजा के तरफ से ऐसा ऑर्डर निकल गया कि हर कोई जो है वो रात में जागेगा, अवेक रहेगा, एंड टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क। लिख रहा है ना कि टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस, मतलब जो किसान हैं वो भी खेतों में कब जाएंगे, रात में जाएंगे। लोग अपने बिजनेस कब चलाएंगे, रात में चलाएंगे, यानी कि आफ्टर डार्क मतलब अंधेरा होने के बाद, है ना। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्योदय होता है, सन केम अप मतलब सूर्य का आगमन होता है, वैसे ही सभी को क्या करना है, बेड पे चला जाना है, यानी कि सोने चला जाना है। यानी जो काम मैंने पहले ही बताया ना कि जो हम काम दिन में करते हैं, चाहे वो अपने खेती बाड़ी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, तमाम काम को कब करना है, अंधेरा होने के बाद। और जैसे ही सूर्योदय होती है वैसे ही सबों को क्या करना है, सो जाना है। यानी दिन वाले काम को कब करना है, रात में, और रात वाले काम को कब करना है, दिन में, है ना। आगे लिख रहा है कि एनीवन हु डिसऑबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ, कि जो कोई भी राजा की इन बातों का क्या करेगा, डिसऑबे करेगा, उसे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, और वो भी कैसे, मौत की सजा। लिख रहा है ना पनिश्ड विद डेथ, मतलब उसे मौत की सजा दी जाएगी। द पीपल डीड एज दे वेयर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, और लोग जो थे उन वही काम को करने के लिए शुरू कर दिए। क्यों, क्योंकि भाई उन्हें मौत का डर था, है ना। जैसा कि राजा ने आदेश दिया था कि जो कोई भी ना उसकी बातों की अवहेलना करेगा उन सबों को क्या दिया जाएगा, मौत की सजा दी जाएगी। तो सारे लोग जो थे वो डर गए और राजा के आदेश का वे लोग पालन करने लगे, मतलब दिन को रात समझ लिए और रात को दिन। ठीक है,
लिख रहा है द किंग एंड द मिनिस्टर्स वेयर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। लिख रहा है कि राजा और मंत्री जो थे वो बड़े हैप्पी थे, डिलाइटेड थे, मतलब खुश थे। क्यों भाई? एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, क्योंकि उनका ये जो प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल कैसा हो गया था, सफल हो गया था, है ना। वन डे, एक दिन, अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। अब क्या होता है कि एक दिन उसके साम्राज्य में, उसके शहर में एक गुरुजी आते हैं और उसके डिसिपल मतलब उसके एक शिष्य आता है। डिसिपल का मतलब क्या होता है? चेला कह सकते हो बोलचाल की भाषा में, या फिर आप शिष्य समझ सकते हो, है ना। लिख रहा है कि इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, शहर तो बहुत खूबसूरत था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, लेकिन क्या था, जिस समय वे लोग आते हैं उस समय कैसा समय रहता है, कौन सा समय रहता है? ब्रॉड डे लाइट, मतलब दिन का समय रहता है। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन शहर में उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि राजा ने तो सारे सिस्टम को उलट के रख दिया था। यानी जब दिन रहेगा तो सारे लोग सो जाएंगे, है ना। नहीं सोने के बाद तो क्या था, मौत की सजा थी। इसलिए जब गुरुजी और उनका शिष्य जो है उस शहर में आते हैं तो वो दिन का समय रहता है, परंतु जैसा राजा का आदेश रहता है इस वजह से सारे शहर के वासी जो रहते हैं, शहर के लोग रहते हैं, वो सोए हुए रहते हैं। एवरीवन वॉज asleep, हर कोई नींद में था, है ना। नॉट अ माउस स्टीयरिंग, मानो कि एक चूहा भी जो था वो भी इधर उधर नहीं घूम रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टाउट टू स्लीप बाय डे, है ना। यहाँ तक कि मानो कि कैटल्स को भी, मवेशियों को, जानवरों को भी यह सिखाया गया था कि आपको दिन में क्या करना है, सोना है। लिख रहा है द टू स्ट्रेंजर्स वेयर अमेज्ड बाय, और जब राजा के जब गुरुजी जो थे उस शहर में इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो वो बड़ा ही क्या होते हैं, अचंभित होते हैं। बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, है ना, जो वो चारों तरफ देखते हैं। एंड वॉन्डर अराउंड टाउन टिल इवनिंग, दोनों जो थे गुरुजी और शिष्य जो था वो शाम तक शहर में इधर उधर घूमते हैं। when suddenly the whole town awoke up and went about its nightly business, लेकिन जैसे ही शाम होता है फिर से सारे लोग जो है वो जाग जाते हैं और वे अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। लिख रहा है, जस्ट अ मिनट। द टू मेन वेयर हंग्री, दोनों लोग जो थे वो बहुत ही भूखे थे क्योंकि दिन से कुछ वे लोग खाए नहीं थे, है ना। गुरुजी और उनका शिष्य जो था वो बहुत भूखा था। नाउ दैट दिस शॉप्स वेयर ओपन, और जैसे ही रात होती है दुकानें जो है वो खुल जाती है। दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज, और इसी वजह से उन लोगों को भूख लगी रहती है, इसलिए वे लोग एक किराने की दुकान पे कुछ ग्रॉसरीज लेने के लिए जाते हैं, यानी कुछ राशन लेने जाते हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन वे लोग बड़ा ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्य करते हैं। क्यों भाई? दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, क्यों आश्चर्यचकित करते हैं? क्योंकि हर चीज़ की कीमत जो रहती है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, मतलब एक ही रेट है हर चीज़ का, कुछ भी खरीदो एक ही रेट है। अ सिंगल डुड्डू मतलब एक डुड्डू जो है वो वहाँ की करेंसी है, तो वहाँ पे हर सामान का कीमत कितना था, 1 डुड्डू, यानी एक डुड्डू। ठीक है। वेदर दे बाउट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, मतलब चावल खरीदो या केले खरीदो, इट कॉस्ट अ डुड्डू, सभी की कीमत कितनी थी, 1 डुड्डू। ठीक है। द गुरु एंड हिज डिसिपल्स वेयर डिलाइटेड, गुरु जी और उनके शिष्य जो थे बड़े खुश थे भाई, क्योंकि कुछ भी ले लो प्राइस एक ही है ना। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, वे लोग आज तक कभी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सुने थे। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, और वे लोग 1 रुपया में बहुत सारी चीज़ों को खरीद लेते हैं, मतलब जिन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता रहती है उन सभी चीज़ों को 1 रुपया में ही वे लोग सारी चीज़ों को खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की कीमत क्या रहती है, सेम रहता है, मतलब बहुत कम, यानी 1 डुड्डू रहती है। ठीक है। When they had cooked and eaten,
जब वे लोग गुरुजी और उनका शिष्य जो है वो खाना पका लेते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। द गुरु रियलाइज, तब जाके गुरुजी को ऐसा महसूस होता है, एहसास होता है दैट दिस सिटी वॉज, है ना, दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये जो साम्राज्य है, ये जो राज्य है वो किसका राज्य है, मूर्खों का राज्य है। एंड वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और गुरु जी को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे रहना जो है वो एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो साम्राज्य है, ये जो किंगडम है, वो किनका राज्य है, यहाँ पे मूर्खों का शासन है ना। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, और वो अपने शिष्य को कहते हैं कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए क्या करो, लेट्स गो, मतलब यहाँ से चलो, ठीक है। ही सेड टू हिज डिसिपल, मतलब उन्होंने अपने शिष्य से कहा, ठीक। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन वो उनका जो शिष्य जो था वो इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था? एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्यों? क्योंकि वहाँ हर चीज़ जो था वो कैसा था, चीप था। चीप मतलब सस्ता था, है ना। अभी हमने बताया ना कि कुछ भी आप खरीदो, सबकी कीमत जो है वो कितना था, सिंगल डुड्डू, बहुत कम पैसा कीमत था, है ना। इसी वजह से उनका शिष्य जो रहता है गुरुजी का, वो उस सिटी को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो कुछ भी वो यह चाहता था वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। चीप फूड था, सस्ता खाना था, है ना। द गुरु सेड, तब जाके गुरुजी जो है उसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? नेक्स्ट पेज में बच्चों आओगे आप लोग, है ना। तब तक मैं भी रेडी हो जाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो गुरुजी जो है उसको समझाते हैं कि दे आर ऑल फूल्स, कि ये सभी के सभी जो हैं वो क्या हैं, मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। एंड यू कान टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और ये लोग तेरे साथ क्या करेंगे आगे चलकर, ये चीज़ों को कोई भी बतला नहीं सकता है ना। इसलिए यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, और ये लोग कभी भी तेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, इसलिए बेटा इधर रहने का नहीं, है ना। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो उसका शिष्य जो रहता है वो गुरु जी की बातों को बिल्कुल समझना ही नहीं चाहता है। ही वॉन्टेड टू स्टे, और वो फैसला कर लिया रहता है कि मैं तो इधर ही रहने वाला हूँ, है ना। द गुरु फाइनली गेव अप, तो अंत में गुरु जी जो रहते हैं वो क्या कहते हैं, उसको उधर ही छोड़ देते हैं और कहते हैं डू वॉट यू वॉन्ट, कि तुमको जो करना है करो, आई एम गोइंग, ठीक है, कि मैं तो इधर से चला, ठीक है। एंड लेफ्ट, और इतना कह के गुरुजी उस जगह को छोड़कर चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, उनका जो शिष्य जो था वो उधर ही रुका रहा। एट हिज एट हिज फील एवरी डे, खूब प्रत्येक दिन वो बहुत सारी चीज़ों को खाता था, जैसे बनानाज, घी एंड राइस एंड वीट, है ना। एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड शेकर्ड बुल, है ना। मतलब सब चीज़ें वहाँ पे कैसी थी, सस्ती थी, इसलिए वो दम लगा के खूब खाया। चाहे जैसे लिख रहा है ना, बनानास खा रहा था, घी खा रहा था, चावल खा रहा था, गेहूँ खा रहा था, और खा खा के एकदम कैसा हो गया था, तो सड़क किनारे घूमने वाले सांड की तरह। देखो लिख रहा है ना, स्ट्रीट साइड सैकर्ड बुल, सैकर्ड बुल का मतलब क्या होता है, सांड, है ना। तो वो रोड पे भटकने वाले सांड की तरह वो खा खा के बिल्कुल मोटा हो गया था, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है ना। वन ब्राइट डे, एक दिन क्या होता है, अ थीप ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, कि एक दिन एक चोर जो है वो एक अमीर व्यापारी के घर में ब्रोक इनटू करता है। ब्रोक इनटू मतलब चुप के से घुस गया, चोरी करने के इरादे से एक अमीर व्यापारी के यहाँ एक चोर घुसता है चोरी करने के लिए, ठीक है। He had made a hole in the wall and sneaked in, वो क्या करता है कि दीवार में
होल करके। जैसे कि आप लोग गांव वगैरह में कभी चोरी उरी हुई होगी तो आप लोग देखे होंगे कि चोर लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, सुनसान घरों के दीवार को काट देते हैं और उसमें होल करके वो चुपके से घुसता है। तो उसी तरह से उस अमीर व्यापारी के घर में एक चोर जो है वो होल करके प्रवेश करता है। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वह चोरी का सामान लेकर घर से बाहर निकलते रहता है ना, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। मतलब क्या हुआ कि एक चोर था, वो एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए घुसता है, ठीक है, और जब वह चोरी का सामान लेकर घर से बाहर निकलते रहता है तभी क्या होता है कि उस घर की जो वॉल रहती है ना वो कोलैप्स कर जाती है, मतलब गिर जाती है, ढह जाती है। किसके ऊपर? ऑन हिज हेड, मतलब उस चोर के सिर के ऊपर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और इस वजह से वह चोर जो है वो मौके पे ही मर जाता है। His brother ran to the king and complained। अब उस चोर का भाई जो है, अमीर व्यापारी का भाई नहीं, यहां समझना होगा, उस चोर का भाई जो है ना वो दौड़ के कहाँ जाता है? राजा के पास, और कंप्लेन करता है। क्या कंप्लेन कर रहा है? योर हाइनेस, महाराज आपकी जय हो, है ना, वेन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एनिशियन ट्रेड, कि मेरा भाई जो था जब वो अपना पुराना धंधे में लगा हुआ था। एंशियन ट्रेड, एंशियन ट्रेड मतलब प्राचीन व्यापार, प्राचीन धंधा। तो उस चोर का पुराना धंधा क्या था? चोरी करना, है ना। इसलिए वो जाके कहता है कि महाराज जब मेरा भाई अपना पुराने धंधे में लगा था, ए वॉल फेल ऑन हिम, तभी उसके ऊपर एक दीवार गिर गया, एंड किल्ड हिम, और जिस वजह से उसका भाई जो है वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और इसके लिए दोषी कौन है? तो वो मर्चेंट है जिसके घर में वो चोरी करने के लिए गया था। क्यों भाई? क्योंकि उसका दीवार कमज़ोर था। यदि उसका दीवार मजबूत रहता तो उसका भाई के ऊपर नहीं गिरता, और नहीं गिरता तो उसका भाई नहीं मरता, है ना। इसलिए दोषी कौन है? उसका भाई। चोर नहीं दोषी है। दोषी कौन है भाई? तो जिसका दीवार गिर गया वो दोषी है ना। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। क्यों? क्योंकि उसको कैसा दीवार कम से कम बना के रखना चाहिए था? अच्छा और मजबूत दीवार बना के रखना चाहिए। यदि ऐसा रहता तो उसका भाई नहीं ना मरता, है ना। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। और महाराज आप अवश्य क्या करिए, यू मस्ट पनिश, कि आप अवश्य सज़ा दीजिए। किसको? उस रॉन्ग डूअर को। मतलब रॉन्ग डूअर मतलब गलती करने वाले को। तो यहाँ गलती करने वाला उसके नज़र में कौन है? तो वो व्यापारी, है ना, रिच मर्चेंट, जिसके घर में चोरी होती है, ठीक है। और वो चाहता है कि फैमिली को क्या किया जाए? कॉम्पेंसेट किया जाए, मतलब मुआवजा दिया जाए फॉर दिस इनजस्टिस की। मतलब वो कह रहा है कि मेरा भाई जो है वो चोरी करने के दौरान उसकी दीवार से मर गया दबकर, है ना। इस वजह से उसके भाई के परिवार को क्या मिलना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है। अब राजा उसकी बात को सुन के कहता है कि द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, कि बिल्कुल न्याय होगा, फिक्र मत कर बेटा तू, है ना, डोंट वरी, है ना। मैंने बताया ना कि वो राजा जो है वो कहता है कि जस्टिस विल बी डन, कि बिल्कुल न्याय होगा, डोंट वरी, ठीक है। एंड एट अ वन समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस। समन का मतलब होता है बुलावा भेजना, है ना। और राजा जो है वो उस घर के मालिक को क्या करता है? बुलावा भेजता है कि बेटा तू आओ इधर, क्यों तूने ऐसा दीवार बनवाया, क्यों तुम्हारे दीवार से लोग जो है वो दबकर मर गए। तो राजा जो है वो अपने लोगों को भेजता है किसके पास? उस व्यापारी के पास, है ना। आप लोग पेज को चेंज कर लोगे, ओके। चलिए, When the merchants arrived, और जब व्यापारी जो है वो आया, द किंग क्वेश्चन हिम, राजा जो है उससे सवाल करता है कि व्हाट्स योर नेम, बताओ तेरा नाम क्या है। तो व्यापारी जो है वो अपना कुछ नाम बताता है, सच एंड सच योर हाइनेस, महाराज मेरा ये नाम है, ठीक है। तो वो फिर राजा उससे सवाल कर रहा है कि वेयर यू एट होम, क्या तुम घर पे थे? वेन द डेड मैन बर्गल्ड एट
योर हाउस, कि जब वो चोर तेरे घर पे चोरी करने के लिए आया था तो क्या तुम उस समय घर पे थे? तो कहता है यस माय लॉर्ड, कि हाँ बिल्कुल मैं अपने घर पे था, है ना। ही ब्रोक इन, कि वो मेरे घर में दीवार काट के घुसा था, है ना। दी वॉल वॉज वीक, दीवार जो था वो कैसा था, कमज़ोर था। इट फेल ऑन हिम, और इस वजह से दीवार उस चोर के ऊपर गिर गया। ठीक है। The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. अब राजा उसकी बात को सुन के कहता है कि the accused pleads guilty, कि तुम्हें इसके लिए क्या किया जाता है, दोषी ठहराया जाता है कि तुम्हारे दीवार के गिरने की वजह से एक चोर की मौत हो गई, है ना, इसलिए तुम्हें इसके लिए दोषी माना जाता है। योर वॉल, तुम्हारा दीवाल जो है, किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, इस आदमी के भाई को तुम्हारे दीवाल ने मार दिया है ना। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, इसलिए तुमने एक आदमी का खून किए हो, इस वजह से वी हैव टू पनिश यू, हम लोगों को तुम्हें सजा देना पड़ेगा, है ना। अब राजा की इस बात को सुन के बेचारा व्यापारी तो हक्का बक्का हो गया कि एक तो बेटा मेरे यहाँ चोरी करने आए लेके लिए आया, ऊपर से अब चोर मर गया दीवार गिर जाने की वजह से, तो इसके लिए हम कैसे दोषी हो गए, है ना। लेकिन वो भी पक्का बनिया था, उसने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, लिख रहा है ना, लॉर्ड शेड द हेल्पलेस मर्चेंट विच, वो कहता है हे महाराज, I did not put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. वो कहता है कि महाराज मैं इस दीवार को नहीं बनाया हूँ, जो दीवार गिरा, जिस दीवार की वजह से इसके भाई की मृत्यु हुई, वो दीवार तो मैं नहीं बनाया था, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। लिख रहा है ना कि इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, कि इसमें तो पूरा का पूरा दोष जो है, मिस्टेक या गलती किसका है, उस व्यक्ति का जिसने उस दीवार को बनाया था, दीवार तो मैं नहीं बनाया था। He did not build it right, क्योंकि उसने इसको सही तरीके से बनाया नहीं। You should punish him, इसलिए यदि आपको सजा देना है तो आप मुझे मत दीजिए, सजा किसको दीजिए, उस व्यक्ति को दीजिए जिसने इस दीवार को बनाया था। ठीक है। तो महाराज जो है वो पूछ रहे हैं कि हु इज दैट, कौन है वो, बताओ जल्दी, है ना।